कितनी स्ट्रगल थी इसमें, कितने अपसेट्स थे। ठीक है कि एक चीज करने जा रहे हो और उसके बीच में ये रखना आ गया, बीच में कितने कितने टाइम लैप्स थे कि 6 साल लग गए फलानी चीज में। हाँ अच्छा, हर बुरा पीरियड जो है ना वो गुजर रहा है, साथ ही ब्रेक थ्रू आ रहा है, साथ ही क्योंकि उन्होंने कहा कि यार हमने ये फील गुड इफेक्ट खत्म नहीं होने देना। ऊपर रखना है टेम्पो इसका। बिल्कुल मुझे एंडिंग नहीं पसंद आई। मुझे ना एंडिंग में ना बहुत अब्रप्ट एंडिंग थी। इस किस्म के जो हिस्टोरिकल किस्म के शोज होते हैं ना, उसमें एंड में ना ऑडियंस को ना बिल्डअप हो रहा होता है कि यार एंड में पता क्या होगा, ये हमें पुरानी तस्वीरें और दिखाएंगे, ये हमें उन लोगों की बताएंगे कि इनके साथ क्या हुआ, टाइटन ने आगे क्या किया। वो सिर्फ ना छोटा मोटा सा और बहुत जल्दी क्रेडिट क्रेडिट करके ना उन्होंने उसको निकाल दिया। मुझे उस चीज का दुख हुआ कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एंड में ना थोड़ा जो पढ़ने को नहीं चीज आती एकदम से कि टाइटन अब यहाँ पहुंच गया, टाइटन ने ये किया। स्टोरी तो उस घड़ी की बारे थी ना, उसको उन्होंने सेलिब्रेट नहीं किया इसके अंदर। आई डोंट नो व्हाई। उसमें एक और चीज जो मुझे बड़ी वो लगी ना रिलेट की, कि टाटाज की भी उस दौर में भी प्रिंटिंग नहीं सरवाइव कर रही थी। नहीं प्रिंटिंग प्रेस उनकी सर मसले में थी यार। आई थिंक इस सीरीज का जो हीरो था ना, वो उसका बैकग्राउंड स्कोर था। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अरीफ ताब। शो को लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। सर कैसे हैं? था यकीन कि आएंगी ये रातां कभी। जो आज रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है मेड इन इंडिया, टाइटन स्टोरी। ये एक शो पहले आपने देख लिया, फिर मैंने देख लिया। इसके ऊपर बात करते हैं। निस्रीन शाह इसके अंदर हैं। जिम साहब जो है वो बहुत अच्छा एक मज़ेदार एक्टर हैं। मेड इन हेवन में भी थे और दीगर फिल्मों में भी उन्होंने काम बहुत किया। बड़े वर्सटाइल एक्टर हैं। इसमें नमिता दुबे भी हैं जो बड़ी एक अच्छी एक्ट्रेस हैं। शो है कि जो टाइटन वॉचेस हैं उनकी पूरी हिस्ट्री और कैसे वो कंसीव हुई, क्यों वो बनी, क्या ज़रूरत थी उनको बनाने की इंडिया के अंदर, उस सारे को डिबेट किया हुआ है। एक मिनी सीरीज़ है, इसका कोई सीज़न 2 टाइप माहौल नहीं है, इसका सीज़न 1 ही है। शो के अंदर कुछ इश्यूज़ डेफ़िनेटली हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। लेकिन ओवरऑल प्रोग्राम जो था वो मैंने एन्जॉय किया क्योंकि एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव मिला। और उसकी वजह सिर्फ़ ये कि जो बीच में शो में छोटे-छोटे कटआउट्स थे ना, जो उन्होंने ओरिजिनल पिक्चर्स जिसमें जो जेआरडी टाटा साहब जो हैं, जो नसीरुद्दीन शाह प्ले कर रहे हैं और जो ज़र्सी देसाई है, क्योंकि ये एक्चुअल फिगर्स थे इन टाटा, तो उनकी जो ओल्ड पिक्चर्स जो खींची हुई थी, उन्हीं को ड्रामेटाइज़ करके दिखाते रहते हैं वो हर वक़्त। और वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि उसके अंदर जो जब वो एक फ्रेम खुलता है उसके अंदर, तो वो अमूमन एक छोटे मतलब आपके उस एस्पेक्ट रेशियो से जाके बड़ा फ्रेम खुलता है कि एज़ इफ कि ये इवेंट जो है इसके अंदर रियलिटी में कोई ना कोई चीज़ हुई थी। ज़ाहिर है उसके अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा फिलर्स मारे होंगे। वो जो इनिशियल इंजीनियर्स रखने वाला जो था कि जी पंखे ठीक करो ऊपर बैठ के, वो शायद हुआ और शायद ना हुआ, हमें नहीं पता, बट वो इंटरेस्टिंग था उसके अंदर। प्लस जो ओरिजिनल टीम है उसके ऊपर जितना क्लोजली उसको मिमिक किया जा सकता, उनकी जिस किस्म का शक्ल है, जिस किस्म के उनके बाल चाल हैं, उसको भी बड़ी कोशिश की। बट ओवरऑल स्टोरी की एक्सप्लेनेशन आई और मेरे अंदर इसका जो सबसे एक बुनियादी और इंटरेस्टिंग और अच्छा मज़ेदार था कि जब वो टाइटन वॉचेस का जो एक वो जिंगल था, जो कि वो लेके जाता है उनको एक महफ़िल में और वो ओपरा। ओपेरा में और सुनाते हैं उनको और वहाँ से फिर उनको आइडिया होता है। अब ये हुआ ना हुआ मुझे नहीं पता, बट वो जिंगल जो है वो सिनोनिमस है विद एवरी इंडियन जिसने टाइटन के ऐड देखे हों। लेकिन चूँकि वो चीज़ें बूटलेग हो के पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आती थी, तो स्टार प्लस और उस ज़माने में जो इंडियन चैनल्स थे, उसकी एक याद दहानी सी हुई मेरे लिए कि यार ये टाइटन का लोगो था, जिंगल था। तो सारी चीज़ें जो है ना दे फिट इनटू प्लेस। तो आई थिंक हमारी जनरेशन के जितने लोग हैं उन्होंने शो को बहुत एंजॉय किया होगा और जो यंगर लॉट है जिन्होंने जो इस उन इश्तिहारात से नहीं गुजरे, उनके लिए एक इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल एक्सपीरियंस लाजमी था ये। जी सर, मैंने शो बड़ा एंजॉय किया, इसमें कोई शक नहीं। जो हाईलाइट थी मेरे लिए शो की, वो था इसका स्कोर। वाह। सो और ये मैं ना एक दफ़ा पहले भी एक शो के बारे में कह चुका हूँ, और हालाँकि उस शो में हुआ ये था, वो मेरे ख़्याल में बिच्छू समथिंग वो शो था, बहुत फ़ज़ूल शो था। लेकिन उसमें वो हुआ ये था कि और उसमें कुछ गाने पुराने इस्तेमाल किए थे, कुछ, और कुछ जो उसमें ओरिजिनल भी बनाए थे, वो पुरानी तर्ज के गाने थे। तो उसका भी मैंने स्कोर बड़ा एन्जॉय किया था। इसमें तो उन्होंने मेहनत की नहीं ना, मतलब, और जो कि राइटली सो। उन्होंने पुराने इंडियन गाने यूज़ किए हैं और लुत्फ़ आ गया है। और बुनियादी बात ये है कि मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि ज़ाहिर है राइट्स एक्वायर करना ना बहुत मुश्किल काम है। और उन्होंने सर सारे क्लासिक, सारे बड़े गाने उठाए, सारे बड़े गाने।
अगर आप कोई इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस हो या आप एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस, अब हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली किस प्रोडक्शन हाउस ने बनाई है, हो सकता है ये सारे गाने के राइट्स ऑलरेडी इन्हीं के पास हों, इनको अक्वायर ही ना करने पड़े हों, कुछ भी हो सकता है। सो अगर आप ये कर सकते हो ना, तो मैं तो कहता हूँ बहुत अरसे तक नया कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं है। आप नई पिक्चर के ऊपर पुराना फिट कर पुराना जब फिट करते हो वो एक अजीब सी चीज बनती है। जाहिर है आप ये कंटिन्यूअसली करना शुरू कर दोगे तो इट विल लूज इट्स चार्म, लेकिन ये है कि यू कैन डू दिस फॉर अ कपल ऑफ इयर्स, कोई मसला और नहीं हर है। बंदा कर जैसे जैसे मेरे लिए मतलब बहुत सारे गाने उसके अंदर बेहतरीन थे पुराने, लेकिन एक मोन्टाज सा आता है जिसके अंदर आई थिंक वो स्ट्रगलिंग फेज है, या उनका स्ट्रगल के बाद जो मेहनती फेज है जिसमें स्लिम वॉज, स्पॉयलर्स बाय द वे, बनाते हैं। तो वो जो मुकेश का गाना है एक दिन बिक जाएगा माटी के तो मोल, तो वो सर वो मोन्टाज मेरे लिए, क्योंकि आई थिंक वो सबसे लंबा गाना ना वो चला था, और वो मेरे लिए बड़ा था कि यार कि जो जिस एक बंदे ने बैठ के ना सोचा कि यार हमने ना राइट्स एक्वायर कर लिए हैं इतने सारे गानों के, और मैं अज्यूम करता हूँ ये ऐसे ही होगा, उन्होंने ये नहीं सोचा कि यार ये सीन बन गया है, तो इसके ऊपर ये गाना बैठता है। शायद उन्होंने कलेक्टिवली गाने जो हैं वो उठाए हों या जो भी उन्होंने किया, बट एवरी सॉन्ग जिस सेटिंग में उन्होंने बिठाया है ना उसको, अब जो 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 उसकी इमेजरी है और जो वीडियोग्राफी है उसके ऊपर वो गाना बैठ रहा है। देखें ये भी एक स्किल सेट है कि आपने इतना एक गाना ले लिया जो इतना मशहूर और इतना फेमस गाना है, लेकिन अगर आप उसको एक ऐसे सीन पे बिठाने की कोशिश करेंगे जिसमें वो गाना बैठता नहीं, तो ये भी एक स्किल सेट है। इसका मतलब है जो इसमें डायरेक्टर हो, इसमें ज़ाहिर है म्यूजिक प्रोड्यूसर उस तरह से नहीं हो, क्योंकि इसके अंदर नेटिव गाने तो बिल्कुल बहुत ही कम है, एक्सेप्ट फॉर जो बैकग्राउंड थोड़ा सा म्यूजिक को जो टेंस बनाने के लिए सीन को होता है। लेकिन जो इन गानों का इस्तेमाल करना होगा उस बंदे के कंधों पे सर, कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी कि यार उस इमेजरी पे तुमने ये बिठाना है, और दे डिड इट सक्सेसफुली। ये तारीफ है इसकी। बिल्कुल, वो एक कोट भी है ना कि प्रॉब्लम विद लाइफ इज दैट देयर इज नो बैकग्राउंड म्यूजिक। हाँ सो बैकग्राउंड म्यूजिक जो है ना उसका बहुत बड़ा रोल होता है, वो चाहे फिल्म हो चाहे ड्रामा हो। और वो कई दफा हम पिन पॉइंट नहीं कर पाते, लेकिन जब हम कहते हैं कि फील नहीं आई, या कभी कभी हम कहते हैं वही सीन होता है कि यार मजा ही आ गया, तो उसके पीछे जो चल रहा है ना उसका उसमें किरदार होता है। सो अगेन जाहिर है, मतलब आप बैठे हुए हो, ये कॉन्वर्सेशन हो रही है, ये आप इमेजिन करो कि ड्रामे या फिल्म का एक सीन है, इसके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक देना है। अब वो मतलब जाहिर है हमने जो है वो गांव की सेटिंग में वायलिन बजते भी देखे हैं, हमने जो है वो न्यूयॉर्क की सेटिंग में सितार बजते भी सुने हैं, ठीक है। और मेरा अपना जाती मानना एज एन आर्टिस्ट ये है कि यू डोंट हैव टू जस्टिफाई इट, इफ इट गोज विद इट, इट गोज विद इट, ठीक है। लेकिन अगर किसी को ये भी ख्याल है कि नहीं यार जो बैकग्राउंड में जो चीज बज रही है ना उसको जस्टिफाई भी कर, लिरिक बैठे सीन के साथ। एक तो ये, दूसरा एक और चीज कि यार बैकग्राउंड में अगर गाना चल रहा है तो मतलब बैकग्राउंड स्कोर को जस्टिफाई करना, बैकग्राउंड में अगर गाना चल रहा है, मतलब इसमें जो वो ज़िरक्सी है, इन हाफ ऑफ द केसेस वो जब भी कुछ सोच रहा है या कर रहा है तो वो उसने अपनी गाड़ी में या उसने अपने घर के स्टीरियो पे वो गाना एक्चुअली प्ले किया हुआ है। तो इसमें तो देखे ना, अगर अब इस वक्त हम एक सेटिंग में बैठे हैं और मैंने गाना एक्चुअली प्ले किया हुआ है, तो उसमें जस्टिफाई करने वाली बात ही कोई नहीं है। मैं चाहे उसमें मुजाट चला दूं, चाहे मैं उसमें नुसरत फतेह अली खान चला दूं, मैं सुन रहा हूँ। तो ये बहुत ही मेरे ख्याल में अप्रोच जो है ना ये बड़ी कमाल है। सर दूसरा साहब ये देखें कि अब मैं थोड़ा डिग्रेस करूंगा टुवर्ड्स हॉलीवुड। अब क्रिस्टोफर नोलन जो है बहुत बड़ा डायरेक्टर है, बहुत बड़ी बड़ी दुनिया की फिल्में उसने बनाई हैं, वन ऑफ द मतलब मॉडर्न एरा का बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स है। वो हांस जिमर का म्यूजिक यूज करता है अपनी तमाम फिल्मों के अंदर। और वो क्यों करता है? क्योंकि हांस जिमर के साथ उसकी एक सेटिंग है कि यार कि फिल्म तुझे मैंने स्क्रिप्ट भेजी है, मतलब उस तमाम एक्टर्स को ना, और उसकी एक स्टाइल ये है कि वो लाल कागज पे भेजते हैं, क्योंकि लाल कागज फोटोकॉपी नहीं हो सकता, तो अपनी स्क्रिप्ट लाल कागज पे भेजते हैं और वो पढ़ाता है और फिर आपको स्क्रिप्ट समझ आ जाती है, आपका रोल सर आपको भेजते हैं, उसका स्टाइल है करने का। और वो हांस जिमर को भी भेजता है स्क्रिप्ट, और वो कहता है यार इसके म्यूजिक लिखो। सर एक म्यूजिक कंपोजर जिसने स्क्रिप्ट पढ़ी हो और वो उसके ऊपर म्यूजिक लिख सके कि यार जैसे इंटरस्टेलर एक बड़ी शानदार फिल्म है, उसके अंदर वो जो सीन है जिसके अंदर वो डॉकिंग सीन बहुत मशहूर है, आप सर्च करेंगे इंटरस्टेलर डॉकिंग, उसके पीछे जो स्कोर चल रहा है ना उसके अंदर मैथ्यू मकॉने, एन हैथवे, वो सारी जो उन्होंने सीजीआई है जिसके थ्रू वो स्पेस का सीन बनाया, वो सारे जो है वो बिल्कुल ठीक चीजें। अगर वो स्कोर उसमें से हटा देना और उसके ऊपर कोई भी और चीज़ है, वो चीज़ उसके ऊपर बैठ ही नहीं सकती। सो दैट वाज़ रिटन फॉर दिस। वो एक अलग अप्रोच है कि जी आप नए सिरे से नई चीज़ बनाएँगे जो इसका रहेगा। इनफैक्ट अभी रिसेंटली हांस जिमर का कॉन्सर्ट ही इस किस्म का था कि कॉन्सर्ट पे लाइव ऑर्केस्ट्रा बज रहा है और पीछे फ़िल्म चल रही है। तो ये भी सो
लेकिन ये एक उल्टी अप्रोच है कि यार आप धक्के-नुसी गाने जो हैं उनको उठा के वहाँ फिट करें। वो आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि जी अगर बंदे ने प्ले कर लिए टेप रिकॉर्डर पे, तो फिर तो जो मर्ज़ी गाना वो सुनता रहे। लेकिन इसके अंदर वो एस्पेक्ट्स भी हैं कि कहीं टेप रिकॉर्डर नहीं चल रहा और मूवमेंट हो रही है, एक सीन क्रिएट, एक इमोशन क्रिएट हो रही है और उसके अंदर उन्होंने जो गाने फिर बिठाए हैं उसके अंदर। सो आई थिंक इस गाने इस सॉरी सीरीज़ का जो हीरो था ना, वो उसका बैकग्राउंड स्कोर था। तो बिल्कुल, और आप ये देखिए ना कि आपने कहा जी इमोशन क्रिएट हो रहा है, हुँ। मोमेंट क्रिएट हो या रहा है, तो उसमें मतलब आप ज़ाहिर है, और ज़्यादातर इसी तरह होता है कि आप नई एक चीज़ बनाते हो और वो एक बहुत बड़ा गैम्बल है और करना भी हुँ। चाहिए। लेकिन अगर आपको पता है कि यार ये वाला गाना हमने 30 साल देखा है हाँ, कि इसने ये वाला इमोशन क्रिएट करने में हाँ, हेल्प की है, हाँ, पेल दो। तो पेल दो। तो और फिर वो जाने ना ये किस तरह से होता है। सो अगेन मुझे याद है, एक वो हम गाना कर रहे थे, तो वो था एनवायरनमेंट के ऊपर गाना, और वो मैंने कॉम्पोजिशन वगैरह सब कुछ हो गया हुआ और मैं स्टूडियो बैठा हुआ, और मैं बड़ा ना उसमें रेस्टलेस था क्योंकि मैं उसका जो है कोई 1 से 2 वर्ज़न पहले बना चुका था और मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। तो बड़ा वो मुझे उस वक़्त साद ने कहा कि क्या प्रॉब्लम है इतना तू क्यों। तो मैंने कहा यार मुझे ना ये मतलब आपको जो कॉम्पोज़िशन होती है वो थोड़ा-सा बताती है कि इसका जो अरेंजमेंट है वो ऐसा होगा। इसको लेके मैं बड़ा कन्फ्यूज़्ड हूँ, और मैंने जो 2 पहले अरेंजमेंट्स किए हैं वो बिल्कुल गए ही नहीं चीज़ के साथ। तो उसने मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ ने कहा कि यार धुन से तुझे जो है वो कोई अच्छा आइडिया नहीं आ रहा। मैंने कहा नहीं। कहता है ऐसा करते हैं, पहले जो इसमें हमने एनवायरनमेंट साउंड्स डालनी है वो डाल देते हैं। हुँ, शायद वो कोई रास्ता दिखा दे कि अच्छा किस तरह का, और वो इट वर्क्ड। हुँ, सो ये बड़ी चीज़ होती है, वो जो आप कंपोज़र की बात कर रहे हैं और अरेंजर की बात कर रहे हैं कि उसके पास स्क्रिप्ट चला गया है। अब ये जो वो जो हम कहते हैं कि म्यूज़िक बनाने का फ़ॉर्मूला, हुँ, ये सारे फ़ॉर्मूले हैं हाँ, कि अच्छा पहले ये करके देखा है, ये नहीं चला। अच्छा पहले फिर वो चीज़ पहले कर लो, उससे शायद दूसरा रास्ता मिल जाए। तो ये सर करण विद्या करके आती है, सर और कमाल। सर मैं देखें सर म्यूज़िक की अगर हम हद तक बात कर रहे हैं तो मेरे ख़्याल में दुनिया भर में बहुत गाने हैं। मतलब मेरे जो भाई हैं वो हमने मौसीकी हमने गिटार बजाना भी इकट्ठे सीखा, हमने अच्छे गाने भी इकट्ठे सीखे। मेरा घराना इस किस्म का है कि मेरे वालिदैन दोनों इंडियन क्लासिक के बहुत शौकीन थे, तो हम बड़े ही इस माहौल में हुए हैं कि वो सुनते हैं और पाकिस्तानी भी। तो हमारी बड़ी अच्छी एजुकेशन थी। लेकिन फिर हम क्लासिक रॉक में चले गए क्योंकि हम गिटार बजाते थे। लेकिन अब आके ना क्योंकि मैच्योर हो गए हैं, तो हम दोनों ना अपनी-अपनी शाखें हमने अलहदा क्रिएट की हैं। मतलब मुझे टेलर स्विफ्ट सुनने में कोई मसला नहीं है, मैं एन्जॉय कर लेता हूँ उसको। लेकिन उसके सामने मैं लगा दूँ, मेरी बेइज़्ज़ती करना शुरू कर देगा। तो आपके जो कान है ना वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मतलब सर गाना जो बंदा बना रहा होता है ना, अगर वो इस नियत से बनाएगा कि हर कान पे ये गाना बैठेगा, वो गाना शायद किसी कान पे नहीं बैठेगा। वो मतलब आपने अपनी आर्टिस्टिक जो एफर्ट है वो पूरी डाल देनी है उसके अंदर कि यार ये मेरी एक प्रोडक्ट है, इसको सुन लें। वो प्लीज़िंग वाला एलिमेंट मेरे मैं और मैं बिल्कुल म्यूज़िक को उस तरह से जितना आप समझते हैं, बट आई थिंक अगर लोगों को प्लीज़ करना शुरू कर देंगे ना, वो बड़ा मुश्किल है, जो कि अब शायद ज़्यादा पॉसिबल है बिकॉज़ ऑफ कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और एक सिस्टम बन गया कि ये बीट चलती है, इतने बीपीएम पे तुम दोगे तो बंदा सुन लेगा, डांस हो जाएगा। लेकिन जो ट्रेडिशनल म्यूज़िक है, कितना मुश्किल काम होता होगा यार कि हर बंदे के कान को ये चीज़ पसंद है। तो इसका मतलब है जो ग्रेड्स हैं ना, जो इस फ़िल्म में सारे दिखाए, वो वाक़ई में ग्रेड्स थी और जिसने सर इस सारे स्कोर की जो प्लेलिस्ट बनाई होगी ना, सिलेक्शन की होगी, वो बंदा जो है वो हमारे टाइप का बंदा है। उसने सारे सुने हुए हैं। वो बिल्कुल हमारे टाइप का बंदा है, और वो ज़ाहिर है। चलिए ख़ैर म्यूज़िक पे तो आप किसी और दिन हाँ। आते हैं क्योंकि इस पे मेरी बड़ी लंबी थ्योरी है सर वो कि करेंगे एक कौन-सा दिन। म्यूज़िक। हाँ, लेकिन अब वापस अगर इस पे आए ना, तो देखें एक तो हम ज़रा रेटिंग कर लेते हैं हाँ, हमेशा की तरह। मेरे अब हम ख़्याल 10 में से कर रहे हैं। 10 में से कर रहे हैं, मेरे ख़्याल में इट वाज़ अ सॉलिड सॉलिड 7। सर मैं एग्री करता हूँ आपके साथ, 7 था। इट वाज़ नॉट 8 और 9 और 10 तो कोई शो नहीं होता और उसकी मैं अगर आपको वजह दे दूँ, मुझे एंडिंग नहीं पसंद आई। मुझे ना एंडिंग में ना बहुत अब्रप्ट एंडिंग थी। इस किस्म के जो हिस्टोरिकल किस्म के शोज़ होते हैं ना, उसमें एंड में ना ऑडियंस को ना बिल्डअप हो रहा होता है कि यार एंड में पता है क्या होगा? ये हमें पुरानी तस्वीरें और दिखाएँगे, ये हमें उन लोगों की बताएँगे कि इनके साथ क्या हुआ, टाइटन ने आगे क्या किया। वो सिर्फ़ ना छोटा-मोटा सा और बहुत जल्दी क्रेडिट करके ना उन्होंने उसको निकाल दिया। मुझे उस चीज़ का दुःख हुआ कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एंड में ना थोड़ा वो जो पढ़ने को नहीं चीज़ आती एकदम से कि टाइटन अब यहाँ पहुँच गया, टाइटन ने ये किया। स्टोरी तो उस घड़ी के बारे में है ना, उसको उन्होंने सेलिब्रेट नहीं किया इसके अंदर, आई डोंट नो व्हाई। सर मेरी जो इसके पीछे वजह ना, ये आपकी बिल्कुल जस्टिफाइबल हुँ, है। जो मेरी वजह है वो ये है कि देखें बुनियादी तौर पे हुँ,
ये एक मतलब अगर 40 मिनट का शो है और 6 एपिसोड हैं तो जो भी उसका रन टाइम बनता है ये उतने मिनट का टाइटन का इश्तिहार था। बुनियादी तौर पे ये हाँ। इश्तिहार था। अच्छा, अब जब आप फिल्म या ड्रामा बनाने जाते हो ना, तो आप ये करते हो कि डायरेक्टर और राइटर बैठ के बकायदा फैसला करते हैं कि फिल्म यहाँ से शुरू होगी, इसकी ये आर्क बनेगी, यहाँ-यहाँ हमने हार्ट बीट ऊपर लेके जानी है, यहाँ-यहाँ हमने हार्ट बीट नीचे लेके आनी है। जब आप इश्तिहार बनाना चाहते हो ना, तो आप कहते हो हमने इसको फ़ील गुड रखना है। अच्छा, अब बात ये है कि मैं आजकल इस फ़ेज़ में हूँ कि अभी मैं थोड़े दिन पहले योर ऑनर लगाया और पहला एपिसोड देख के मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा कि ये मुझे पता है एक बहुत बड़ा शो है। ब्रायन क्रैस्टन वाला। हाँ, लेकिन मैं अभी ना ये इतना टेंस शो देखने का मेरा अभी कलेजा नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, मैं अभी फ़ील गुड ही एन्जॉय करूँगा। मैंने टाइटन देखा और वो अगेन मैं अगर फ़ील गुड मोड में ना होता मैं शायद इसको 7 भी ना देता। सो ये बड़ी चीज़ें सब्जेक्टिव हैं। हाँ। बुनियादी बात ये है कि कोई भी कहानी है ना, उसमें अब ये कितनी भी स्ट्रगल थी इसमें, कितने अपसेट्स थे, ठीक है? कि एक चीज़ करने जा रहे हो और उसके बीच में ये रखना आ गया। बीच में कितने-कितने टाइम लैप्स थे कि 6 साल लग गए फलानी चीज़ में। अच्छा, हर बुरा पीरियड जो है ना, वो गुज़र रहा है, साथ ही ब्रेक थ्रू आ रहा है, साथ ही क्योंकि उन्होंने कहा है कि यार हमने ये फ़ील गुड इफ़ेक्ट खत्म नहीं होने देना। ऊपर रखना है टेम्पो इसका, बिल्कुल। हाँ, वो अगेन सर वो ब्रेक्स जो है ना वो बड़े नोटिसेबल है। लेकिन सर मैं ये कहता हूँ कि हम आप और मैं क्योंकि हम बड़े एक्टिवली और सीरियल किस्म के कंटेंट कंज्यूमर्स हैं तो हम इन बारीकियों में चले जाते हैं। एक शख्स जो कि ना इस शो को देखेगा नॉट बाय नॉट वाचिंग मतलब उसने ऐसे पीरियड पीसेस टाइप की टाइटन की कहानी, फलाने की कहानी, ऐसे बहुत शोज़ बन उसने ना देखे हो ना तो शायद वो ये चीज़ें ना पकड़ सके तो उसके लिए शायद ये 8 हो शो, शायद 8.5 हो, 9 हो क्योंकि आईएमडीबी ने इसको 8.6 दिया हुआ है। सो वो बड़ी सब्जेक्टिव बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बट रिगार्डलेस ऑफ दैट आई थिंक सबको ये देखना ज़रूर चाहिए क्योंकि इसका टाइटल जो है शो का वो है मेड इन इंडिया। इसका कॉन्सेप्ट ये है सारा कि जी घड़ी बनानी है, वो इंडियन बनानी है, इंडियन कंपोनेंट्स और ये चीज़ें सारी हुई हैं। ज़ाहिर है वो फैक्चुअली इतना इनकरेक्ट तो कोई चीज़ नहीं कर सकते। सारा कुछ ये हुआ होगा मानते हैं इसको। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये ऐसे देखें ना और मैं वैसे भी सर इंडियन जितनी भी कंपनीज़ हैं और जो भी सारा कुछ उनका कॉर्पोरेट कल्चर है, उसमें टाटाज़ जो हैं, उनकी तारीफ़ करना बहुत ज़रूरी है। और ये एक बिज़नेस एंगल इसके अंदर आता है। और जो ये टाटा साहब थे, फिर इनके साहबज़ादे जो थे और बाकी आगे जो अब चल रहा है उसके अंदर, दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, जो उन्होंने सारी चीज़ की है। तो बल्कि किसी को टाटाज़ के ऊपर हो तो बड़ी अच्छी यूट्यूब पे 2-3 डॉक्यूमेंट्रीज़ यूट्यूब पे बनी हुई है इनके ऊपर, तो वो भी देखनी चाहिए कि वो कितना ओपन माइंडेड थे अपने बिज़नेस पर्सपेक्टिव में कि यार हमारा काम कुछ और है, हम इधर जा रहे हैं, यार घड़ी क्यों नहीं बना लेते? ये होती है कि फिर और सर इसके अंदर मुझे ये भी दुःख हुआ है इस चीज़ का कि जिस ज़माने में ये सब कुछ हो रहा है अर्ली 80s 90s टाइप, सर उस ज़माने में बिज़नेसेस टूक रिस्क्स कि यार डाइवर्सिफ़ाई करते हैं, घड़ियों में चलते हैं या सोडा में चले जाते हैं या ये बना लेते हैं। सर आजकल के दौर में एक कंपनी जो है वो बड़ा मुश्किल है उनके लिए कि यार एक नई इंडस्ट्री में जाएँ। तो ये थोड़ा आपको बिज़नेस पर्सपेक्टिव मतलब मुझे देती है यार कि 80s 90s में एक बड़ा बिज़नेस जिनका सत्तू सेट है, जिनको लोन भी मिल जाना है, वो क्या-क्या और कर सकते हैं? तुक्के ले रिस्क ले सकते हैं कि यार जा तू कर ले यार, ट्राई कर ले। बोर्ड ने अप्रूव किया जा तू ट्राई कर हम तेरे साथ हैं। आजकल तो सर ये नहीं हो सकता। आजकल ये हो सकता है और उसमें एक और चीज़ जो मुझे बड़ी वो लगी ना रिलेट की कि टाटाज़ की भी उस दौर में भी प्रिंटिंग नहीं सर्वाइव कर रही थी। नहीं, प्रिंटिंग प्रेस उनकी सर मसले में थी यहाँ। सर प्रिंटिंग प्रेस तो सर एक चीज़ से चल सकती है, मैं आपको बताता हूँ प्रिंटिंग प्रेस जिसने भी लगानी है मैं उसका तोड़ बताता हूँ। आप दवाई की डब्बी पकड़ लेंगे ना 1 या 2 फिर आपकी प्रिंटिंग प्रेस चल सकती है। ये जो बाकी ऑफसेट पेपर के ऊपर जो है ना पैम्फलेट, पम्फलेट, कैलेंडर वो सब खत्म हो चुका है। हाँ, दवाई की डब्बी या गोल्ड लीफ की डब्बी हाँ। और वरना फिर सरकार। सर सिगरेट डब्बी नहीं पकड़नी चाहिए सर, अच्छा। उसकी पेमेंट सारी कैश में। इसमें वो बड़ा मुश्किल वाली बात है सर। या फिर ये कि सरकार का दामन आपने ना मजबूती से नहीं, पकड़ना है। सरकार से भी नहीं काम करना आपने, सर वो पैसे नहीं देते सर प्रिंटिंग काम छोड़े सर, मैं करके बैठा हूँ ना यहाँ पे सर, मैं सबको एडवाइस ही करता हूँ। तो बस सर इजाज़त लेते हैं। सर नहीं, वो जो उसमें अगेन सॉरी सर। वो जो है क्या कहते हैं उसमें ये अगेन बड़ा इस चीज़ के ऊपर बात हो रही है। इनफैक्ट उस एक्टर ने खुद भी कह दिया है, जर्सीज वाला जो एक्टर है, कि जी मैं अब टाइप कास्ट ना हो जाऊं क्योंकि मैं जी रॉकेट साहब। बॉयज में भी एक पारसी था, पारसी इसमें भी पारसी था, असल में भी वो पारसी पारसी है। है हाँ। हाँ, तो वो लेकिन ये है कि अगेन मेरे ख्याल में शुक्र है कि उसने
रोल को ना नहीं की, हाँ। क्योंकि किसी और ने इतना जचना नहीं था। नहीं जी। अगेन इसके मैं डायरेक्टर का या किसका पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा कि जिस वक़्त नसीरुद्दीन शाह को हम गए हैं, तो उसके तो हमारे पास कोई प्लान बी भी नहीं था कि अगर इसने रिजेक्ट कर दी तो तो हम शो ही किसके नहीं पास बनेगा। जाएँगे, क्योंकि उसकी तो शक्ल भी वैसी है। नसीरुद्दीन शाह है ना सर, क्या डिलीवरी है वहाँ पे। और अगेन एक्ट्रेस वो जो सर जो ज़र्सीज़ की बीवी है, वो उसी की तो बात की थी। कितनी खूबसूरत औरत है, उफ़! बहुत, बहुत अच्छा। एंड नॉट योर ट्रेडिशनल जो फ़िल्म के अंदर जो खूबसूरती का एलिमेंट, ये है ज़रा जो आपको और मुझे ज़रा पसंद आती है, उस टाइप की खूबसूरती। और फिर इसमें अगेन सर मैं ये कहता हूँ कि अगर ये इतना इश्तिहारनुमा ना करते, लिमिटेड सीरीज़ में ना जाते, लंबा दिखाते, ड्रामाटाइज़ करते, मतलब देखें ना कि वो अब एवरी जो है ना मोमेंट के हुँ। ऊपर कुछ ना कुछ था। क्यों तमिलनाडु को गवर्नमेंट को साथ मिलाना ये एक ज़रूरी सीज़न था था? पूरा। पूरा एक सीज़न था। इसके अलावा जब वो हुआ है कि जी टाटाज़ जो हैं वो जा ही नहीं सकते अपने नाम के साथ इस इंडस्ट्री ये में, भी एक पूरा एंगल था। पूरा सीज़न सर। फिर जो सारी ब्लैक मार्केट दिखाई है घड़ियों की, वो एक अपने 2-3 एपिसोड थे, उसके अंदर वो जो कैरेक्टर था, जो गैंगस्टर था, उस कैरेक्टर को एक्सप्लॉइट नहीं किया, बट आई एम श्योर सर इसके अंदर को उनकी होगी कि सर देखिए नसीरुद्दीन शाह और ये एक्टर जो है, आपको 8 एपिसोड के लिए मिला है। तो यू मेक अ डिसीजन कि यार आपने 8 बनाने हैं या आपने नहीं बनाना। तो दैट वाज़ प्रोबब्ली इट। तो लेकिन ये है कि देखें ज़रूर। देखें ज़रूर और एन्जॉय करें। ये एन्जॉयबल एक चीज़ है। दिस इज़ अ गुड वॉच, अ कैजुअल वॉच और इसको एन्जॉय करें। इजाज़त लेते हैं सर, अगले एपिसोड में मुलाकात होएगी। खुदा हाफ़िज़।